हेलो एवरीवन। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस पढ़ी जा रही हैं, लास्ट की एप्लीकेशंस बची हुई हैं हमारे पास। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने लिख रखा है स्फेरिकल शेल। ठीक है जी। तो हम अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल शेल से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग केसेस बनते हैं। जो हमारा शेल है, जो स्फेयर की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो दो केस में आपके पास एक तो फर्स्ट केस बनता है होलोस्फेयर का, जो यहाँ पे लिख रखा हुआ है होलोस्फेयर, और दूसरा केस हमारे पास बनता है सॉलिड स्फेयर का। ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम होलोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। होलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। जो होलोस्फेयर होता है, होलोस्फेयर का मतलब होता है कि जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज जो रहेगा वो उसके बाहर बाहर ही प्लेस होगा हमारे पास। जब भी हम स्फेयर कंसीडर कर रहे हैं और चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, उसके आउटर सरफेस पे ही अगर चार्ज आपको प्लेस्ड होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? उसको बोलते हैं होलोस्फेयर। और अगर आप सॉलिड स्फेयर की बात कर रहे हो, तो सॉलिड स्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सॉलिड स्फेयर में जो चार्ज रहेगा वो आपके पास कहां पे होगा? पूरे स्फेयर के सरफेस पे भी और स्फेयर के अंदर भी। तो आप उस केस में आप देखोगे कि वॉल्यूम का यूज होगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले आउटर सरफेस की ही बात होगी। होलो का मतलब होता है हमारे पास अंदर से बिल्कुल खोखला। ठीक है। तो अब इसके हमारे पास तीन केस बनते हैं कि जो हमारा शेल है, होलोस्फेयर है, ठीक है, एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कितने कितने पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। हमने एक शेल कंसीडर किया है। फर्स्ट पॉइंट बनेगा आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर, फिर शेल के ऊपर यानी ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, और फिर इनसाइड द शेल। तो सबसे पहले जो हमारा केस बनता है वो हम जब स्टडी करने लगे तो हम देख रहे हैं आउटसाइड द शेल। ये मेरे पास क्या है? होलो हमारा स्फेरिकल शेल है। इसके बाद हमारे पास ये जो बाहर आपके पास बन रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? आप सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब यहां से लेके ये जो रेडियस है इसका, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। किसके रेडियस को लिखा जा रहा है? शेल के रेडियस को। शेल के रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास वो आएगा स्मॉल आर। उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये हमारे पास पी पॉइंट है। ठीक है जी। जहां पे आप क्या करवा रहे हो? ये गॉसियन सरफेस पे बाहर गॉसियन सरफेस बन रहा है होलोस्फेयर से बाहर दे। आप आउटर साइड में एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, पी पॉइंट, जिसके लिए पूरा केस हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये डीएस वेक्टर आ गया, ई वेक्टर आ गया, हमेशा लास्ट एप्लीकेशंस की तरह। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? ये प्लस 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 यानी प्लस क्यू हमारे पास, ये जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया? इसका यूनिफॉर्म चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं इसकी थ्योरी में। कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये हमने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, और ये कैपिटल आर से इसकी रेडियस को लिखा जा रहा है। उसके बाद लेट पी इज ए पॉइंट आउटसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है जी। पी हमारे पास क्या है? पी कोई पॉइंट है आउटसाइड द शेल, और वहां से जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है सेंटर से यहां से लेके यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल आर से लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज क्लियर हो जाती है। एक आपके पास जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? कम रहेगी। किसके कंपैरिजन? स्मॉल आर के कंपैरिजन। क्योंकि आर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है, स्फेयर के बाहर तक जा रही है हमारे पास वैल्यू, और एक क्या है? रेडियस ही है, वो स्फेयर की ही बात कर रहे हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? किसकी एप्लीकेशन है? ये गॉस थ्योरम की है। तो हम किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम होती क्या है हमारे पास? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ पे आप लिमिट भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आप लिखोगे एस, टोटल सरफेस के लिए लिखा जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है। ये जो रिजल्ट है इसका यूज करेंगे हम। और अब हम क्या देखेंगे कि जब भी हमने सॉल्व करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? वेक्टर्स हटा देते हैं और एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वेक्टर हटा देंगे, और आपने लिखा है कि ई डॉट डीएस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? आपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी यही रिजल्ट यूज कर किया हुआ है। अब आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पे देखना है ई और डीएस।
ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 डिग्री। और 0 डिग्री जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास क्या है, cos 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। cos 0 जैसे ही 1 पुट करोगे आपके पास नेट रिजल्ट बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे की डेरिवेशन अभी हम कंटिन्यू करते हैं, सिंपल सी डेरिवेशन है, एक ही बार में खत्म हो जाएगी आपके पास। चलिए जी, अब देखो हमने क्या इक्वेशन बनाई, ईडीएस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि हम एंगल कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप जब तक ये रिलेशन नहीं निकाल पाओगे डीएस और ई वेक्टर के बीच में, अब हम फिगर में देख रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने क्या लिख देना है, सिंस ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हमारे पास जो थीटा है वो कितने डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ गया। cos 0 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आपने cos 0 की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और हमारे पास क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एस ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 को मल्टीप्लाई करके आपके पास वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, आपने लास्ट प्रीवियस अगर वीडियोस देख रखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो एक बार चेक कर लो, पिछली डेरिवेशंस भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमारा गॉसियन सरफेस होता है, या हमने ये सीख रखा है, जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास हर पॉइंट पे चाहे आप कहीं पे भी ई की बात करो, वो हमारे पास क्या रहता है, सेम यानी कांस्टेंट। सिंस ई एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम, अगर ये सेम है कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन तो होगी, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया ई, फिर हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसकी, डीएस, और इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब जो आपके पास ये सरफेस बन रहा है, पूरा का पूरा सरफेस है, ये है क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्फीयर, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास अगर 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस इक्वेशन में डीएस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। हाँ, यहाँ पे आपके पास ये एस के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो आप यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, 4 डिवाइड का आ गया, पाई डिवाइड का आ गया, साथ में आ गया एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के डिवाइड में हमारे पास हमने क्या लिख दिया आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा, किस केस के लिए, एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटसाइड द शेल, तो हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी की वेक्टर फॉर्म लिखनी होगी तो आप क्या करोगे, ई के ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये देखो वेक्टर डिनोट कर दिया, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, आर कैप क्या आ जा रहा है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जा रहा है। तो ये हमारे पास एक केस के लिए, यानी आउटसाइड दी शेल आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे रिजल्ट बन रहा है। अब जब आप आउटसाइड दी शेल के बाद शेल की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो अब जो आपके पास पी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा वो कहाँ पे होगा, इसके खुद के सरफेस के ऊपर। और तीसरी बार जब आप शिफ्ट कराओगे तो कहां पे चले जाएगा, होलोस्फीयर, यानी बीच में, सेंटर में चले जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट केस में हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, आगे की डेरिवेशन। चलो सेकंड केस है हमारे पास इसी का, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब हमारे पास जो पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, ये आ गया है सरफेस के ऊपर, ये होलो आपके पास स्फीयर है। ठीक है, चार्ज आपने प्लेस कर दिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और सेंटर आ गया ओ, और पी से पी पॉइंट, यानी ये जो रेडियस है आपके पास पी पॉइंट का भी डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, और रेडियस जो है हमारे पास वो भी कितना है, कैपिटल आर, यानी कि दोनों की वैल्यू ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो अब जब बाकी सब कुछ सेम है हमारे पास, डीएस वेक्टर ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P इज एट सरफेस ऑफ द शेल, मतलब कि अब सरफेस के ऊपर ही, उसी शेल के सरफेस के ऊपर ही P पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास जो R है, स्मॉल r है, वो और कैपिटल R दोनों की वैल्यू क्या होगी है, सेम। कैपिटल R, आप स्मॉल r क्या होता था, जहां पे P पॉइंट आप कंसीडर कर रहे थे सेंटर से लेके वहां तक का डिस्टेंस, तो अब आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, आप यहाँ पे भी कंसीडर कर लोगे तब भी ये रेडियस के ही इक्विवेलेंट होगा, तब भी R के इक्विवेलेंट होगा, आप यहाँ पे कंसीडर कर लोगे
तब भी ये आर के इक्वलेंट ही होगा। तो आपके पास कुल मिला के बात ये है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम ही पॉइंट पे आपके पास सेम डिस्टेंस से ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता था, इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, कैपिटल आर से, और कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको आप किससे लिखते हो, उसको हम लिखते हैं सिग्मा से। तो चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू आप देखो, ये हमने क्या लिखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, सिग्मा इनटू जितना आपके पास यहाँ पे पूरा ये स्फेयर है, पूरे स्फेयर पे आपके पास चार्ज है तो मल्टीप्लाई कर दोगे उसके एरिया से 4πr²। 4πr² के साथ अगर आप सिग्मा की वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास किसके बारे में बता देता है, क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन में क्यू था, आपने ये जो पूरी वैल्यू बनाई सिग्मा इंटू 4πr², उस क्यू में पुट कर दो। आपने जैसी वैल्यू को पुट किया तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखना 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचेगा क्या, ऊपर सिग्मा बचा और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम एट द सरफेस। हमने क्या लिखा है, मैक्सिमम एट द सरफेस, यानी कि जब भी आप तीन केस को स्टडी करते हो शेल के लिए, होलो ये स्फेरिकल शेल का केस पढ़ते हैं हम, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जब भी सरफेस के ऊपर की बात होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, हमारे पास मैक्सिमम होती है। ये जो सेकंड केस है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। रिजल्ट क्या बन रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, आपके पास सिंपल। अब एक केस बचता है हमारे पास कि इनर, जब आप शेल के अंदर की बात करो कि हमारे पास इनरली कहीं पे पॉइंट आप कंसीडर करते हो तो वहां पे आपके पास कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत इजी है, लास्ट वाली डेरिवेशन भी, ये वाली भी आपके पास बड़ी इजी थी, आपने सिर्फ 2 स्टेप में डेरिवेशन खत्म कर दी, दूसरी वाली भी आपके पास बड़ी इजीली खत्म हो जाएगी। चलिए, इसी का लास्ट केस है, एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। ये हमारे पास होलो शेल है, ठीक है, इसी के अंदर कहीं पे हमने क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है और यहाँ पे क्या किया है, पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। पी पॉइंट अब कहाँ पे है हमारा, इनसाइड द शेल। तो बाकी आपको पता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, और जो आपके पास शेल का जो रेडियस होगा उसे कैपिटल आर से लिखोगे तो हमने क्या लिख दिया, लेट पी बी द पॉइंट इनसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस आर डैश। आप इसे किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये जो आर डैश है आपके पास, अगर आप इसे आर डैश लिखते हो तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, रेडियस ज्यादा होगी, क्योंकि अब शेल के अंदर अंदर कहीं पे पॉइंट है तो सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस कम होगा और रेडियस क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप यूज करते हो किसका, गॉस थ्योरम का, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट एक बात का ध्यान रहे, स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने किस चीज के बारे में बात करी थी, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में यही डिफरेंस होता है। होलो का मतलब होता है बीच से बिल्कुल हमारे पास क्या, खोखला, खाली। अब जब वो बीच से खाली है हमारे पास, वहां पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज तो सिर्फ कहां पे था हमारे पास, सरफेस पे ही था। अगर बीच में चार्ज होता तो ये तो स्फीयर का केस, वो हमारे पास सॉलिड स्फीयर का केस बन जाता, ये होलो स्फीयर का केस है। तो यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिलेगा, बोल रहे हैं क्यू की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे 0। अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू 0 होगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही 0 हो गया, इसका मतलब है ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, 0। तो तीसरे केस में हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, नेट फाइनल रिजल्ट में आएगा आपके पास 0 वैल्यू। ठीक है जी, जो सेकंड यानी प्रीवियस केस जो हमने इसका सेकंड केस डिस्कस किया उसमें आपके पास कितनी वैल्यू आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसके 3 केस हैं। अब इसी के बाद होलो स्फीयर के बाद हमारे पास सॉलिड स्फीयर के केस चलेंगे, और सॉलिड स्फीयर में आप क्या देखोगे कि सॉलिड स्फीयर में भी हमारे पास 3 केस ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। तो आपके पास एक केस तो बिल्कुल सेम आ जाता है, वो चलो हम अभी डिस्कस करते हैं तो वो आपको पता चलेगा। ये हमारे पास होलो स्फीयर के 3 केस थे, ठीक है, बहुत इजी। नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट, ये जो आपके पास चैप्टर चल रहा है इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास, ठीक है। हमारे सिलेबस में भी ये लास्ट टॉपिक ही दिया हुआ है कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और जो भी हमने एप्लीकेशन स्टडी करी है उन एप्लीकेशंस में से भी ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास।
कि अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर का केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अब इसके भी 3 केस बनेंगे, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, अगर आपको होलो स्फीयर का केस आता है, होलो शेल की बात अगर आप कर रहे हो, उसके लिए जो रिजल्ट बन रहा है बिल्कुल डिट्टो सेम आपके पास रिजल्ट बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या किया है, ये सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है और इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। इसके बाहर हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, गॉसियन सरफेस बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया आउटसाइड, क्योंकि हमारे पास आउटसाइड सॉलिड स्फीयर का केस है, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। और यहाँ पे आपके पास जो आर है, स्मॉल आर कंसीडर किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास जो आर है, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किसके कंपैरिजन, रेडियस के कंपैरिजन, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस कम है। हम आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर कहीं पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद आप गॉस थ्योरम का यूज करोगे, जैसे आपने लास्ट डेरिवेशन में किया फर्स्ट, उसके सब मतलब कि पार्ट में, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की क्लोज्ड इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सॉल्व करने के लिए आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर सॉल्व करने के लिए क्या होगा हमारे पास, आप यहाँ पे कॉस थीटा में ले आओगे, इसको वेक्टर हटा दोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। एंगल सॉल्व करने के लिए आप देखोगे दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तो आप एंगल्स यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास 0 डिग्री, और 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 आएगी। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ईडीएस इक्वल्स टू थीटा सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, ई आपको पता है हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ई कांस्टेंट रहती है, तो ई हमारे पास बाहर चली जाएगी और इंटीग्रेशन किसकी होगी, डीएस की होगी। और डीएस की होगी, अगर आपके पास ये स्फीयर का केस है, सॉलिड स्फीयर का केस है, तो इसका मतलब है इसके लिए आपके पास क्या आने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करके क्या वैल्यू आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर आएगी। बस आपको रीअरेंज करना है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम एज इट इज, बिल्कुल डिट्टो रिजल्ट। सॉलिड स्फीयर का जो फर्स्ट केस बनता है आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर और आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल, होलो स्फेरिकल शेल, बिल्कुल सेम केस आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने बिल्कुल सेम ही डेरिवेशन करनी है दोनों केसेस में, इसीलिए मैंने ज्यादा इसे इलैबोरेट किया नहीं दोबारा से, बार बार हमारे पास टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने आपको पहले बता दिया, तो सेम बिल्कुल सेम करनी है। अब इसके 2 केस बचते हैं हमारे पास। सेकंड केस में क्या होगा आपको पता है, सॉलिड स्फीयर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और तीसरे केस में इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। जी, ये हमारे पास अब सेकंड केस आ रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में आपके पास क्या है कि आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, और पी पॉइंट, आपका पी पॉइंट भी वहीं पे आ रहा है, ये ई वेक्टर आ गया, ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डीएस वेक्टर, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि जब आपके पास पी पॉइंट यही आ गया है, तो स्मॉल आर और आर, यानी कि जो हमारा पी पॉइंट होता था और जो रेडियस होती थी वो सेम ही एक ही जगह पे आ जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे आपने होलो शेल का केस पढ़ा था, उसमें भी होलोस्फीयर में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा था आपके पास। तो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो आपका जो नेट फाइनल रिजल्ट बनेगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर था। तो इस बार आप क्या कर दोगे, इसे स्मॉल आर जो किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट है, तो आप कैपिटल आर स्क्वायर से उसे क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो सिंपल है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड केस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो इसका हमारे पास क्या है, थर्ड केस है, कि अगर अब हमारे पास देखो एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर में चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है। लास्ट केस में आपके पास अगर आप कहीं पे यहाँ पे बी पॉइंट कंसीडर कर रहे थे तो चार्ज था ही नहीं, यानी क्यू की वैल्यू 0 जा रही थी, तो आपके पास ई की वैल्यू भी क्या जा रही थी, 0। बट इस बार ये वैल्यू 0 नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर भी क्या है, चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पे भी देखने को मिल रही है, यानी वहां पे भी हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज होंगी, वहां पे क्यू की वैल्यू है, तो आपके पास ई की वैल्यू 0 तो नहीं होने वाली। तो उसके लिए हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन चलती है, इसी की लास्ट पार्ट है, ठीक है। उसे हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एट ए पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, थर्ड केस है। अब ये आपके पास सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये प्लस 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 चार्ज, हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या करवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। मान लो हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, यहाँ पे कहीं पे आपने क्या किया है, पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। पी पॉइंट कहाँ पे आ गया, वो अब हमारे पास इनसाइड दी सॉलिड
स्फीयर। अब बीच में कहीं पे पी पॉइंट आ गया तो आपके पास यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर। इसके अराउंड यहाँ पे क्या बन रही है, ये बन रहा है हमारे पास क्या, गॉसियन सरफेस। ये आ गया गॉसियन सरफेस, ये आ गया आपके पास ई वेक्टर, ये आ गया आपके पास डीएस वेक्टर, जो कि एक सेम लाइन में आपने क्या कर दिया, वहां पे सेम ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, यानी एंगल 0 ही है हमारे पास। और ये आ गई यहाँ पे सेंटर से आपके पास सॉलिड स्फीयर का रेडियस, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट पी बी द पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस बार ये जो स्मॉल आर हमारे पास कंसीडर किया है हमने, यानी पी पॉइंट के लिए हमारे पास पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। किससे कम है, हमारे पास रेडियस से कम है। तो अब हम सबसे पहले रिजल्ट बनाने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि बीच में भी हमारे पास कहीं पे क्या था, चार्ज प्रेजेंट था, क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर का केस है। चार्ज प्रेजेंट था, तो वो जो टोटल चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जब आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, क्यू डैश। अब ये क्यू डैश कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, यही इसी केस में लगेगा आपके पास। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जितनी वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर जहां जहां पे आपको देखने को मिलेगा, गॉसियन सरफेस जहां जहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टोटल वही वही चार्ज होगा। तो आपके पास अगर मान लो सिर्फ यहीं पे चार्ज होता, इसी पोर्शन में चार्ज होता, तो आप जैसे अब मान लो मेरे पास चार्ज की वैल्यू है 2, और जो मेरे पास टोटल जहां जहां पे भी आपके पास जिस एरिया में देखने को मिल रहा है वो है मेरे पास 20, तो चार्ज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यानी 40 चार्ज होगा टोटल उस पर्टिकुलर एरिया में। अब यहाँ पे ऐसा केस ही, यहीं पे सेम केस बन रहा है। आप क्या लिखोगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू पता चलेगी कि इस केस में टोटल चार्ज है कितना। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखते हो आप, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, क्यू डैश के लिए हमारे पास एक नया रिजल्ट बन के आया है, ये देखो, ये हमारा क्यू डैश का रिजल्ट है, इक्वल्स टू क्यू इनटू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ध्यान रखना है, सेम नहीं कंसीडर किए जाएंगे। आप गलती यहाँ पे क्या होती है हमसे कि हम आर क्यूब ऊपर लिख देते हैं, नीचे भी आर क्यूब लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में दोनों को काट देते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू आती है क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू आ जाता है। फिर तो आपको यहीं से आप समझ जाओगे कि हमने कहीं पे गड़बड़ करी है। अगर क्यू डैश ही क्यू के इक्वलेंट करना है हमें, या क्यू के इक्वलेंट है, फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, फिर तो हमारे पास सीधी सीधी डायरेक्ट डेरिवेशन चल पड़ेगी, तो हमें चार्ज एक्स्ट्रा दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यूब बाय आर क्यूब, इसका ध्यान रखना है। अब हम किसका यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यही जो क्यू डैश है, ये क्यू नॉट, जो आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, सॉरी, यहाँ पे आप इसे किससे रिप्लेस कर दोगे, क्यू डैश से रिप्लेस कर दोगे, और क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अब जैसे ही आप क्यू डैश की वैल्यू पुट करते हो तो क्या देखने को मिला, क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सिंपल है कि आपने क्या किया, यहाँ से जो क्यू डैश की वैल्यू बनाई हुई थी, यानी जो चार्ज की वैल्यू थी, उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया। किस केस के लिए, सॉलिड स्फीयर के केस के लिए। कब, जब हम इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर जा रहे हैं, वहां पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या करना है हमें, अब इसे आपको क्या करना है, कॉस थीटा की फॉर्म में लेके आना है, यानी वेक्टर हटाने हैं, ताकि हम क्या कर पाए, इसे सॉल्व कर पाए। जैसे ही आप यहाँ पे कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हो, वेक्टर हट जाते हैं, तो आप देखते हो कि दोनों डीएस और ई वेक्टर हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो आप अभी तक करते भी आए कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 वैल्यू पुट करोगे तो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा। अब हर एक गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे हम क्या कर कंसीडर कर लेते हैं, हमें पता है कि वहां पे हमारे पास ई जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेम देखने को मिलती है। तो आप ई बाहर ले जाओगे और किसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, डीएस की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब डीएस की इंटीग्रेशन करोगे और ई के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां से रिजल्ट बना लेंगे। अब इंटीग्रेट करके क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही आएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करोगे, यहाँ पे डीएस जो इंटीग्रेट कर रहे हो आप इसे, ठीक है जी,
इसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आएगा 4πr²। जैसे 4πr² पुट किया आपने, आप इसे e की वैल्यू, हमें तो e की वैल्यू से मतलब था, e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है। आप इसे कहाँ ले जाओगे, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड का हो जाएगा। अब देखो ये r² है और ये r³ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या बचेगा 1/4π, यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां से आ जाएगा q इंटू एक r आ जाएगा आपके पास, q इंटू r डिवाइड बाय r³। और इस रिजल्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो E होती है हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब भी बात हो रही है, इस केस में वो स्मॉल r के साथ कैसा रिलेशन बना रही है, डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। डायरेक्ट रिलेशन बोले तो हमारे पास स्मॉल r बोले तो जो आपके पास जो P पॉइंट है, तो जितना जितना ज्यादा दूर जाते जाएगा हमारे पास, जितना कम होते जाएगा E की वैल्यू कम होती जाएगी, जितना वो बढ़ते जाएगा तो E की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, जब होलोस्फीयर की बात हो रही थी उस केस में हमसे पूछ रहे थे कि E की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हम बोल दे रहे थे कि हाँ हो सकती है। वो बोलेंगे कि कब हो सकती है, हमसे पूछ लिया जाए वो पूरा एक सिचुएशन बना के, तो हम बोल सकते हैं कि E की वैल्यू हमारे पास 0 तब होती है जब हम बिल्कुल इनसाइड दी होलोस्फीयर चले जाते हैं, वहां पे Q की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, E की वैल्यू भी 0। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, उसमें भी E की वैल्यू 0 है? जी हाँ, हो सकता है। देखना कब, कि जब हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, कि अगर आप सेंटर पॉइंट की बात करो कि P पॉइंट को भी यहीं पे ही कंसीडर कर लिया जाए, हमारा P पॉइंट भी कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो R कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 देखने को मिलेगा। R उस टाइम पे अगर आपके पास 0 हो गया, तो अब यहाँ पे R की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी टोटल वैल्यू E की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि जब होलोस्फीयर की बात करते हैं तो होलोस्फीयर के अंदर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे E की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, 0 रहती है। और जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही आपके पास E की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है इक्विपोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हमारे पास इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके पास इसके बाद के नई वीडियोस आए उन टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आपके पास कंसेप्ट थे इसकी एक पूरी की पूरी वीडियो बना ली थी, बट ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ये आज चल रहा है, शुक्र है मैं भूल गया था इसे चार्ज करना। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली बिना बिना वॉल्यूम के, मतलब साउंड ही नहीं आ रही थी उसमें, क्योंकि यही नहीं चल रहा था मेरे पास, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इसकी चार्जिंग है। तो ये जो वीडियो आपके पास आ रही है, पहुंच रही है, ये दूसरे टाइम मैंने रिकॉर्ड करी है, यानी 2 बार करने पड़ेगी, डबल मेहनत करने पड़ेगी। तो आप इसे अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं या जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो उनमें ये टॉपिक आए तो आप अच्छे से उसे क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है जी, हैव ए नाइस डे, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए।